गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए स्वागत है आपका आज की हमारी हिस्ट्री क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में भी हम पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। इस टॉपिक को बेटा आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। भारत में यूरोपीय आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, लेकिन क्या आपको पता है आखिर इनके आने का रीजन क्या था? ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से भारत आए? तो चलिए आइए समझते हैं आखिर इनके कारण क्या थे, क्यों भारत में यूरोपीय आए। आपको ये मैप दिखाई दे रहा है बेटा, ये मैप है रोमन एम्पायर का। अब आपको होगी मैम रोमन एम्पायर क्यों पढ़ा रही हो? पढ़ाना तो यूरोपियों का आगमन है ना। ठीक है बेटा, मुझे पता है, मैं आपको यूरोपियों का आगमन ही पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको उसके रीजन भी तो पता होने चाहिए कि भारत में यूरोपीय आए क्यों थे। इसलिए आपको रोमन एम्पायर समझना बहुत जरूरी है। आप ये देख रहे हो बेटा, रोमन एम्पायर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा पश्चिमी रोमन एम्पायर है और एक हमारा पूर्वी रोमन एम्पायर है। जो हमारा पश्चिमी रोमन एम्पायर है ना बेटा, उसकी जो हमारी कैपिटल है वो रोम है, और जो पूर्वी एम्पायर है उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यूरोपीय भारत आए। अब यहाँ एक घटना घटती है बेटा, 477 एडी में क्या होता है कि जो रोमन एम्पायर है, हमारा पश्चिमी रोमन एम्पायर है, उस पर कुछ जर्मन लोग आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करने के बाद उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अब ये तो जर्मन लोगों के अधिकार में आ गए, रोमन एम्पायर का पतन हो गया। अब बचता है हमारा पूर्वी रोमन एम्पायर। आइए पूर्वी रोमन एम्पायर को समझते हैं। अब क्या होता है बेटा जी, 1000 साल बाद 1453 ईस्वी में एक घटना घटती है, और उस घटना को बोलते हैं कि जो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य था वो क्या करते हैं, जो हमारा पूर्वी रोमन एम्पायर था इस पर आक्रमण कर देते हैं और अपना कब्जा कर लेते हैं। अब 477 एडी में तो जर्मन लोगों ने पश्चिमी रोमन एम्पायर पर अधिकार कर लिया, 1453 पर तुर्क ऑटोमन साम्राज्य ने अपना अधिकार कर लिया। अब बात आती है कि यूरोपीय भारत क्यों आए थे। तो चलिए आइए आज समझते हैं कि यूरोपियों के आने का मेन रीजन क्या था। जैसे कि बेटा हमने बात की कि रोमन एम्पायर यहाँ था, दो पार्ट में डिवाइड था, पूर्वी और पश्चिमी। अब बात करते हैं कि जब पूर्वी रोमन एम्पायर पर तुर्क ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ, तो जो हमारे ये यहाँ के जो लोग थे, कुछ दार्शनिक थे, कुछ ज्ञानी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो वो क्या करते हैं, वो इस एरिया से इस एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। और पूरब की तरफ भी एक देश था जिसका नाम था इटली। अब ये लोग इटली में शिफ्ट हो गए। अब आप कहोगे मैम इधर और भी तो देश होंगे, ये इटली में ही क्यों आए? अभी बताती हूँ। इटली में बेटा इसलिए आए क्योंकि उस टाइम जो इटली था वो भूमध्य सागर रेखा के बीचों बीच स्थित था, और उस टाइम जो व्यापार होता था वो समुद्री मार्गों द्वारा करते थे लोग। तो जो इटली था वो बहुत ज्यादा समृद्ध था, वहां के व्यापारी बहुत समृद्ध थे। तो जो हमारे पूर्वी रोमन एम्पायर के जो दार्शनिक लोग थे, इटली के लोगों ने, इटली के जो राजा थे, उन्होंने उनको अपनी यहाँ शरण दी। अब जब शरण दी, ये काफी लोग इंटेलिजेंस थे, दार्शनिक थे, चीजों को, नई नई चीजों की खोज करते थे। तो वहीं से इन्होंने एक अवधारणा का उदय हुआ, वहीं से इन्होंने एक चीज का उदय किया जिसका नाम था पुनर्जागरण। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से पुनर्जागरण। अब आप कहोगे मैम पुनर्जागरण क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए, 1453 में घटना घटी जिसका परिणाम क्या हुआ ये समझिए आप। एक नई अवधारणा आई, पुनर्जागरण। अब आप कहोगे मैम पुनर्जागरण क्या होता है? बेटा पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। एग्जाम्पल समझो, आप सो गए थे, आप सुबह उठ गए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ कि आप सो गए और जाग गए। आपने देखा होगा जब मिडिवल आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या कोई डेवलपमेंट हुए? क्या कोई चीजें बदली? सेम वही, जैसे ही आधुनिक बात में एंट्री होती है तो चीजें बदलने लगती है। विश्व का आधुनिकरण होने लगा था। तो यहीं से एक और अवधारणा निकल कर आती है, प्रबोधन। अब पुनर्जागरण होने लगा। अब बेटा जी एक बात समझो, आप अपने दोस्तों में खड़े हो और किसी टॉपिक पर आप बात कर रहे हो, और आपको वो टॉपिक पर बात जो छिड़ी है उसमें आपको कोई चीजें पसंद नहीं आई, तो आप क्या करोगे? तर्क वितर्क करोगे। सेम वही हुआ, जब नई पुनर्जागरण होने लगा, लोग समझदार होने लगे, समझ में आने लगी चीजें, तो उन्होंने क्या किया,
तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, गलत चीजों के ऊपर वे अपने अपने तर्क देने लगे और इसी तर्क से क्या हुआ, धार्मिक सुधार होने शुरू हो गए। तो एक इसका परिणाम ये निकला। वापस अपने मैप पर आते हैं। अब बात करते हैं कि यूरोपीय भारत क्यों आए। आपने देखा यहाँ ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का कब्जा हो गया। ये जो यूरोप दिखाई दे रहा है बेटा आपको, यूरोप और एशिया पहले से व्यापार करते, यूरोप के लोग एशिया से व्यापार कर रहे थे पहले से ही, लेकिन जब ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का यहाँ कब्जा हुआ तो यूरोपीय जो एशिया के साथ व्यापार करता था वो उधर रास्ते से उनका बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उधर ऑटोमन तुर्क साम्राज्य ने अपना कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ जो अरबी लोग थे वो भी तो व्यापार कर रहे थे भारत के साथ, उन्होंने भी क्या किया, जो जमीनी रास्ता था उस पर अपना कब्जा जमा लिया। अब यूरोप के लोग हो गए परेशान कि हम कैसे नए रास्ते खोजे, कैसे अपने व्यापार को बढ़ाए। तब इन्होंने नई नई खोजें करनी शुरू की। तो जो हमारे 1453 की जो घटना थी उसका एक परिणाम निकला कि भौगोलिक खोजों की खोज होनी शुरू हो गई। भौगोलिक खोजों की शुरुआत। अब भौगोलिक खोजों की शुरुआत हो रही थी, नई नई चीजों का उदय हो रहा है, तो इसी टाइम पर अब चीजों में आविष्कार होना शुरू हो गया था, जैसे कंपास। अब बात करते हैं कि मैम आविष्कार होने शुरू हो गया, पुनर्जागरण हो गया, भौगोलिक खोजें शुरू होगी। अब यूरोपीय कैसे भारत आए, तो चलिए आइए समझते हैं कि यूरोपीय भारत कैसे आए। जैसे कि हमने मैप में भी पढ़ा, जब भौगोलिक खोजें शुरू हुई तो बेटा जी भौगोलिक खोजें में भी दो देश बहुत ज्यादा आगे थे। अब आपने पढ़ा होगा, आप अपनी क्लास में देखना, कोई ना कोई आपको एक ऐसा बच्चा शैतान मिलेगा जिसका दिमाग ज्यादा चलता होगा कि हाँ कभी ये काम करो कभी ये काम करो, हर टाइम दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है। वही सेम वैसे ही हुआ। जो भौगोलिक खोजों में जो दो देश आगे थे वो देश थे, एक था स्पेन, दूसरा था पुर्तगाल। अब आप यहां देखिए, आपको यहां पुर्तगाल दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं कि जब भौगोलिक खोजें शुरू हो गई और यूरोप नए नए रास्ते खोजने लगा, तो सबसे पहला एक यूरोपीय व्यक्ति जो मार्को पोलो था जिसका नाम, वो एशिया की यात्रा पर गया। जैसे ही वो चीन गया और जब वो वापस आता है तो अपनी बुक्स में, अपनी यात्रा वृतांत में बताता है कि भारत के लोग कितने समृद्ध हैं, कि भारत में चीजें कितनी ज्यादा है। आपको पता है पहले से ही भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। तो जब वे आए वापस, उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा। अब यूरोपीय लोग तो पहले से ही इस ताक में थे कि हमें कैसे पता चले, कहां से हमें रास्ता मिले ताकि हम व्यापार कर सके। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने एक व्यक्ति को भेज दें। तो पुर्तगाल के एक राजा थे हेनरी द नेविगेटर। नेविगेटर तो बेटा इनकी उपाधि थी, वैसे इनका नाम हेनरी था। अब ये निकलते हैं समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, भारत की खोज करने के लिए। अब ये जैसे ही निकलते हैं तो इन्हें भारत तो नहीं मिलता है बेटा, ये अफ्रीका के तट के कई बार चक्कर लगा देते हैं। कई बार इन्होंने चक्कर लगाया और इन्होंने क्या किया, इस अफ्रीका के तट का एक मैप तैयार कर दिया। अब इनसे मोटिवेट होकर एक व्यक्ति और आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस का कोई बच्चा कोई एग्जाम क्वालिफाई कर दे और आप भी सेम उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या मोटिवेट ही तो होगे कि वो जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब इन्हीं से ही एक मोटिवेट होकर आते हैं एक व्यक्ति और आते हैं, बार्थोलोम्यू। अब बार्थोलोमो भैया जो थे हमारे, वो भी आ गए, लेकिन वो भी भारत की खोज नहीं कर पाए। तो वे क्या करें, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर आकर उनका जहाज रुक गया। अब जो हमारे तीसरे व्यक्ति आते हैं, इनसे मोटिवेट होकर एक और हमारे व्यक्ति आते हैं जिसका नाम आप सभी बच्चे जानते हो, उनका नाम था वास्को डी गामा। तो चलिए आइए समझते हैं वास्को डी गामा को। अब हमारे तीसरे व्यक्ति आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा हमारे चलते चलते पहुंच जाते हैं कालीकट पर।
ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की खोज कर ली और जैसे ही काली तट पर पहुंचे तो इन्हें वहां एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम था जमोरिन। अब ये भैया तो बहुत ज्यादा सूट बूट पहन कर गए थे। जैसे इन्होंने जमोरिन को देखा तो जमोरिन ने इनका स्वागत किया, भारत घुमाया, भारत की चीजों से इनको अवगत कराया, उनको चीजें दिखाई। अब जब ये पहुंच जाते, अब ऐसा कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा कि क्या भारत पहले नहीं था? क्या वास्को डी गामा ने ही इसकी खोज की? आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, मुझे आपसे ये सवाल का क्वेश्चन चाहिए, कमेंट्स में मुझे जवाब दीजिए। क्या भारत पहले नहीं था? था बेटा, भारत पहले भी था, क्योंकि प्राचीन काल में, मध्य काल में भी तो लोग आ रहे थे, विदेशी लोग आए थे ना भारत में। फिर वास्को डी गामा, क्वेश्चन देखो बेटा कैसे बनता है, कौन सा वह पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत की समुद्री मार्ग द्वारा खोज की गई थी? इसने क्या किया था? समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज की थी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी बेटा, इस बात को आप याद रखना। चलिए बात करते हैं हम भारत में यूरोपियों के आगमन की। अब हमने इसकी पृष्ठभूमि पढ़ ली है, तो चलिए आइए समझते हैं। 15वीं या 16वीं शताब्दी के यूरोप में खोजों के युग ने वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं को भारत में आने के लिए मजबूर किया, उन्हें प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि वो समुद्री मार्ग की तलाश करते हुए देखा, क्योंकि उन्हें उस टाइम पर व्यापार करना था, उन्हें व्यापार करने की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि वो जहां रोमन एम्पायर पर ऑटोमन तुर्क साम्राज्य कब्जा हो गया तो वो व्यापार नहीं कर पा रहे थे और नए नए खोजों की तलाश में थे। ये आप देख सकते हो हमारे वास्को डी गामा, ये देख लीजिए हमारे वास्को डी गामा कैसे सूट बूट पहनकर खड़े हैं। पुर्तगाली भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। 1498 इसमें वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं और ये आप देख सकते हो पिक्चर्स में कैसे वास्को डी गामा आए हुए हैं। वास्को डी गामा मालाबार तट पर कालीकट पहुंचते हैं और इसने अफ्रीका के चारों तरफ भारत के लिए समुद्री मार्ग से एक रास्ता तैयार कर दिया था। आप देखिए जब इन्होंने भारत पहुंचे और कैसे धीरे धीरे ये भारत की राजनीति में भी इन्वॉल्व होंगे और कैसे कैसे अन्य यूरोपीय देश भी भारत में आने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं भारत के पुर्तगाली आए थे उनके भारत आने के रीजंस क्या थे। हमने अभी इसकी पृष्ठभूमि पढ़ी, बैकग्राउंड को जाना, आखिर भारत में यूरोपीय आए क्यों थे। तो चलिए कुछ पॉइंट है और भी इसके कुछ कारण है जो समझ लेते हैं। पुर्तगालियों के भारत के लिए एक सीधी समुद्री मार्ग खोजने कई परस्पर जुड़े आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण भी थे। तो चलिए इनके आर्थिक कारण पढ़ लेते हैं। मसाले पर व्यापार का एक अधिकार। अब जब हमने बात की कि ऑटोमन तुर्क साम्राज्य ने पूर्वी रोमन एम्पायर पर जब कब्जा कर लिया था तो बेटा क्या होता है कि जो अरबी लोग पहले से व्यापार कर रहे थे, जमीनी रास्ते पर उनका अधिकार था, तो वो भारत से जो व्यापार करके जो सामान ला रहे थे वो यूरोप में डबल मुनाफा कमाकर बेच रहे थे। अब आप खुद सोचो, अभी कोई कहीं दुर्घटना हो जाए, किसी शहर में हो जाए, किसी स्टेट में हो जाए, किसी देश में हो जाए, तो और लोग क्या करेंगे? जो अपने यहाँ की चीजें वो डबल मुनाफा कमाने के लिए तो वहां भिजवाएंगे। सेम वही इन्होंने क्या किया, इस चीज का फायदा उठाया। अब इन्हें ये समझ में आ गया जब इन्होंने भारत की खोज कर ली समुद्री मार्ग के द्वारा, तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहीं से व्यापार करें। और उस टाइम पर जब हमारे मार्को पोलो आए थे उन्होंने बताया था कि भारत में जो मसाले हैं और यूरोप में मसालों की उस टाइम बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो एक इनका कारण ये भी था कि मसाले के व्यापार पर एकाधिकार करना। बात करते हैं धन की लालसा। धन की लालसा, इनको जब इन्हें पता था कि उस टाइम पर ना ही तो व्यापार करने के लिए कोई रास्ते थे, इनका व्यापार ठप पड़ गया था, तो इनका जो अपने धन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कीमती पत्थर, वस्त्र और अन्य विलासिता के सामान भी शामिल थे, जिसके लिए इन्होंने भारत आने के लिए प्रेरित किया। अब बात करते हैं बिचौलियों को दरकिनार करना। जैसा कि हमने अभी समझा कि अरब लोग भी भारत से व्यापार करते थे, उस टाइम पर इन्होंने इनकी कमजोरी का फायदा उठाया, डबल मुनाफे में यूरोप पर सामान बेचा। तब इन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम अरबों को अपने रास्ते से हटा दें, तो इन्होंने क्या किया, बिचौलियों को दरकिनार करना। उस समय मसाले के व्यापार को अरब और विनीशिया व्यापारी द्वारा नियंत्रित किया गया था, जो यूरोप को बेहद ऊंची कीमतों पर बेचते थे। आप ये देख सकते हैं कि कैसे भारत मसालों के लिए फेमस है। बात करते हैं कुछ इनके धार्मिक रीजन भी थे। ये पुर्तगाली थे, ये अपने धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों से घृणा करते थे, ये अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। जिस टाइम पुनर्जागरण हो रहा था उस टाइम धर्म जो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य था उसने ईसाई धर्म को फैलाने के माइंड में उसके आ गई कि हाँ मैं धर्म प्रचार भी करूंगा अपना। तो एक इनके जो पर्पस था वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना।
इस्लाम के खिलाफ संघर्ष। यूरोप में एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति के रूप में पुर्तगाल ने इस्लामी शक्तियों के खिलाफ एक बड़े संघर्ष के रूप में हिंद महासागर में अपनी दबदबा जमा लिया। अब जानते हैं इनके कुछ पॉलिटिकल रीजन भी थे। नए समुद्री मार्गों की खोज कर ली थी, नई नई चीजें ढूंढने लगे थे। व्यापार, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण की वजह से इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर ली, जिसके लिए इन्होंने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया और कैसे धीरे धीरे और शक्तियां भी आनी शुरू हो गई। नौसेना का प्रभुत्व बढ़ गया। जब पुर्तगाली भारत आए, उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर ली, तो इससे क्या नौसैनिक जो शक्ति थी हमारी, उसका जो महत्व ज्यादा बढ़ गया। और अब बात करते हैं, कुछ भारत में कुछ ऐतिहासिक कुछ गवर्नर भी आए थे बेटा। बात यही खत्म नहीं होगी कि इन्होंने व्यापार किया और वापस चले गए। अब बात आती है, अब आप सोचो, जब आपको मुनाफा होने लगता है तो आपके मन में भी लालच आने लगता है। अब ये इनके मन में भी लालच आना शुरू हो गया। अब इनको जो हम इन्हें प्रॉफिट हो रहा था उसमें इनका मन नहीं भर रहा था। अब जो पुर्तगाल के जो राजा थे, अब उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसे बात नहीं चलेगी, चलो अब अपना एक व्यक्ति भेजते हैं वहां, ताकि वो वहां की चीजों को संभाले, वहां पर्टिकुलरली अपना दबदबा बनाए। तो ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति को भेजते हैं, फ्रांसिस डी अल्मीड़ा, जो पुर्तगाली वायसराय था, जो पहला वायसराय बनकर पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है। तो चलिए, प्रथम वायसराय था। पूछ लिया जाता है कि पुर्तगाल से भारत आने वाला प्रथम वायसराय कौन था, तो वो कौन था, अल्फांस डी अल्मीड़ा, जिन्हें 1505 में नियुक्त किया गया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मीड़ा जो थे, अब जो पुर्तगाल के जो राजा थे ना बेटा, उन्होंने इनको एक आदेश दिया कि आप जाओ वहां जाकर जो हिंद महासागर है, क्योंकि उस टाइम पर अरबी व्यापार करते थे, वहां अपना दबदबा जमाओ। क्यों? क्योंकि कोई भी जो गैर पुर्तगाली है वो उस रास्ते से गुजर ना जाए व्यापार करते हुए, वहां से कोई सामान न ले जाए। तो इस टाइम पर आप ये देख सकते हो, जिस टाइम ये लोग व्यापार करने आए थे उस टाइम मुगलों का राज था, और मुगलों में भी उस टाइम अकबर थे। इन्होंने जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के अंदर अकबर को भी लाए। अकबर को भी इन्होंने उनका जो जहाज था वो जाने नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि बिना लाइसेंस के किसी भी जो गैर पुर्तगाली है उसको यहाँ से गुजरने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये अपना दबदबा जमाना चाहते थे। उसी टाइम पर इनके द्वीप के साथ लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो गुजराती थे, अरबी थे, कुछ और व्यक्ति भी थे जो नाखुश थे इनके आने से, तो इनकी क्या होती है, झड़प हो जाती है, जिसमें ये गुजरात की नौसेना तुर्कों को भी हरा देते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड। अब आप कहोगे मैम, जब अल्मीड़ा आ गया था तो अल्बुकर्क को आने की क्या जरूरत थी बेटा, क्योंकि जो पुर्तगाल के जो गवर्नर थे ना, जो राजा थे वहां के, उन्होंने कहा तुम रहने दो भाई, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम वापस आओ, हम दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, तुमने कुछ नहीं किया, हमने तुम्हें एक आदेश दिया था, तुमसे वो पूरा नहीं हुआ। अब ये क्या करते हैं, अल्बुकर्क को भेजते हैं। अल्बुकर्क ही वो पहला व्यक्ति था जिसने अपनी वास्तविक सत्ता वहां स्थापित की। आइए चलिए पढ़ते हैं। दूसरे गवर्नर और संस्थापक, अक्सर भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। अल्बुकर्क ने अल्मीड़ा के बाद जो पदभार संभाला था। अब आइए, इसकी कुछ विजय थी। गोवा की विजय 1510 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया, जिससे यह पुर्तगाली राज्य भारत की स्थायी राजधानी बन गई थी। अब इन्होंने क्या किया, जो हमारे अल्मीड़ा थे उन्होंने सिर्फ जो ध्यान दिया था वो हिंद महासागर पर दिया। इन्होंने क्या किया, नौसैनिक शक्ति पर ध्यान न देकर इन्होंने भारत की राजनीति, भारत में किले बनवाए, चर्च बनवाए, उन पर ज्यादा ध्यान दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने अपना दबदबा जमाने के लिए बेटा क्या किया, भारतीय स्त्रियों से वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। आप देख सकते हो इनको, कैसे लंबी लंबी दाढ़ियां हैं इनकी। इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया उस टाइम पर। अब आप कहोगे मैम सती प्रथा क्या? सती प्रथा वो होती है बेटा, जब पहले जमाने में क्या होता था कि जिस स्त्री का पति मर जाता था तो वो क्या करती थी, अपनी पति की चिता के साथ ही खुद भी बैठ जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आकर सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया, मिश्रित विवाह को प्रोत्साहित किया। जैसा कि मैंने बात की कि इन्होंने भारतीय स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। 1530 में अब बात करते हैं कि जो हमारे तीसरे गवर्नर आते हैं वो आते हैं नीनो डी कुन्हा। चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, 1530 में नीनो डी कुन्हा ने भारत में एक आधिकारिक पुर्तगाली मुख्यालय कोचीन से क्या किया, इन्होंने गोवा स्थापित कर दिया। अब आपने देखा होगा जो हमारे वास्को डी गामा आए थे वो कालीकट आए थे, और जो हमारी पहली फैक्ट्री लगाई गई थी वो
इन्होंने क्या किया, जो कोचीन में इनका जो हेड क्वार्टर था, जो नीनो डी कुन्हा आते हैं वो क्या करते हैं, इसको गोवा में शिफ्ट कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसके इनके इम्पैक्ट क्या पड़े। अब ऑब्वियसली सी बात है, कोई लोग इतने टाइम से हमारे देश में आकर शासन कर रहे हैं तो कोई तो चीज अपने साथ लाए होंगे, कोई तो उनका इफेक्ट पड़ा होगा। तो चलिए आइए समझते हैं क्या ही अपने साथ लाए और क्या इनके इफेक्ट पड़े। सांस्कृतिक प्रभाव, आप आज भी आप गोवा जाओ, आपको गोवा में आज भी पुर्तगालियों द्वारा बने गए चर्च दिखाई देंगे। जैसा कि हमने पीछे बात किया, जो अल्बुकर्क थे हमारे, उन्होंने नौसैनिक शक्ति पर ध्यान न देकर उन्होंने भारत की राजनीति में वहां के जो किले थे, जो चर्चेस बनवाए, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया। तो आप आज भी देख सकते हो गोवा में पुर्तगाली द्वारा बनाए गए चर्च भी दिखाई देंगे। पुर्तगाली ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कृषि में योगदान दिया और अपने साथ आलू लाए, टमाटर लाए, पपीता लेकर आए, जो इनकी देन है, जो पुर्तगालियों की देन है, आज भी भारत में हम खाद्य पदार्थों में यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लगाई गई, किनके द्वारा लगाई गई, कि कौन से सन में लगाई गई। इससे आपके कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। ये देखिए, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लगाया गया। आज जो हम न्यूज पढ़ते हैं, आज जो हम न्यूज़पेपर, ये न्यूज चैनल्स देखते हैं, किसकी शुरुआत कहाँ से हुई बेटा, पुर्तगालियों द्वारा ही तो हुई है, जो गोवा में इन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स देखूंगी, ताकि आपके जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आए, मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगी, आपको समझाऊंगी। नौसैनिक शक्ति समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने में नौसैनिक शक्ति के महत्व को समझ गए थे। ये जान गए थे कि नौसैनिक शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन्होंने समुद्र के रास्ते कैसे भारत का रास्ता खोज लिया था। अब बात करते हैं डिक्लाइन की। डिक्लाइन से पहले बेटा हम बात कर लेते हैं कि उस टाइम जब हमने दो देश पढ़े थे, पुर्तगाल और स्पेन। तो जब पुर्तगाल ने रास्ता ढूंढने शुरू कर दिया, अब ये बात जब स्पेन को पता चली, तो स्पेन बोलता है कि कुछ सीखो, पुर्तगाली नए नए रास्ते खोज रहे हैं, भारत की खोज कर रहे हैं। तो स्पेन भी अपने एक आदमी को भेजता है, और जिनका नाम था बेटा कोलंबस। अब कोलंबस भैया जब जाते हैं तो वो रास्ते से होते होते वो पहुंच जाते हैं अमेरिका। अब वो तो बहुत खुश कि मैंने तो भारत की खोज कर ली, लेकिन उन्हें ये कहाँ पता कि वो अब भारत की खोज ना करके अमेरिका की खोज कर बैठे। अब उन्होंने ही क्या किया, जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे कि जो अमेरिका के जो दक्षिण एरिया है, उसमें वहां के लोगों को इंडियंस बोला जाता है। तो ये इंडियंस जो नाम दिया था ना बेटा, ये कोलंबस द्वारा दिया गया था। चलिए हम बात करते हैं पुर्तगाली शासन का पतन। अब आप इतने टाइम से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो बेटा, आपने प्राचीन भारत पढ़ा, आपने मॉडर्न पढ़ा, आपने मिडिवल पढ़ा, मॉडर्न भी पढ़ रहे हो, तो क्या कोई भी चीज एकदम पनपी? और ऐसा नहीं कि आज शुरू हुई और कल ही खत्म हुई, नहीं, हर चीज में समय लगा। शुरुआत होने में भी समय लगा और खत्म होने में भी समय। वैसे ही जैसे पुर्तगाली आए, समय के साथ साथ उनमें भी बदलाव हुए और समय के साथ साथ उनका भी पतन होना शुरू हो गया। तो चलिए आइए समझते हैं इनके गिरावट के कारण क्या थे। क्षेत्रीय नुकसान, जिस टाइम ये थे उस टाइम मराठा, छोटे छोटे राज्यों का भी उदय होने लगा था बेटा। मराठा, आप मराठों के बारे में पढ़ोगे, मराठा की जो शक्तियां थी, जो लड़ने की जो युद्ध प्रणाली थी, वो कितनी ज्यादा डेवलप थी। अब मराठों ने क्या किया, इन पुर्तगालियों से बसीन और सालसेट का क्षेत्र 1739 ईस्वी में पुर्तगालियों से छीन लिया। क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तन होने शुरू हो गए, नई नई चुनौतियों का सामना करने लगे। वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा, जैसे जैसे डचों को पता चला, अंग्रेजों को पता चला, फ्रांसीसियों को पता चला, तो जो और यूरोपीय शक्ति थी उन्होंने भी आना शुरू कर दिया। और आपको पता है जब कॉम्पिटिटर तैयार हो जाए तो मुकाबला करना कितना मुश्किल हो जाता है। वही अंग्रेजों को ये पता चल गया था नौसैनिक शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, तो ये उनका सामना नहीं कर पाए और इनकी शक्तियां कमजोर होने पड़ी। धार्मिक विरोध, ये क्या करते थे, मुसलमानों के प्रति इनकी घृणाएं, जो इनकी जो फीलिंग्स थी, वो ईर्ष्या करते थे मुसलमानों से, और ये क्या चाहते थे, अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया था, इस भारत की जो स्थिति थी उनसे वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। प्रशासनिक ट्रीटी हुई थी एक इनके बीच, जो पुर्तगाल ने कैथरीन ऑफ बेग्रेजा की विवाह संधि के बाद इन्होंने क्या किया, जो पुर्तगाल की जो रानी थी उनका जो विवाह था वो इंग्लैंड के एक राजा से हो गया। अब इनको क्या हुआ, जो ये पुर्तगाल थे, इनको क्या हुआ, दहेज में जो है बम्बई मिल जाता है।
अब आप ये मुझे एक बात बताओ, आपको कोई चीज मिले और वो भी दहेज में, आप किसी को दे थोड़ी दोगे? अब ये भाई इतने ज्यादा दिमागदार थे, इन्होंने क्या किया कि जो इनको बम्बई दहेज में मिला था, इन्हें ये क्या करते हैं, जो हमारे अंग्रेज आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उनको बेच देते हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो जाती है। कुछ इनकी रणनीतिक सीमाएं भी थी। भारत में अन्य यूरोपीय लोगों के विविध पुर्तगालियों के पास प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए संसाधनों की भी धीरे धीरे कमी होने लगी थी। ये आप देख सकते हो, कैथरीन ऑफ बेग्रेजा। अब बात करते हैं कि 1498 से लेकर 1961 तक पुर्तगालियों ने अपनी कहां फैक्ट्रियां स्थापित की, कहां कौन से सन में स्थापित की, कहां पर थी। काफी बार क्वेश्चन में आपसे एक क्रोनोलॉजी में मिलवा लिया जाता है कि इनको क्रम में लगाइए, कौन सी पहले स्थापित हुई, कौन सी बाद में हुई। और कई बार क्वेश्चन इस टाइप से बन जाता है बेटा कि आप इनको मैचिंग द फॉलोइंग वाले बन जाते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। इनकी कालीकट में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी मालाबार तट पर, केरला में 1500 ईस्वी में फर्स्ट इनकी फैक्ट्री थी। कोचीन में इनकी दूसरी लगाई गई 1503 ईस्वी में, कन्नूर में लगाई गई 1505 में, गोवा में लगाई गई 1510 में और दीव में लगाई गई 1535 ईस्वी में। तो चलिए आइए, होप कि आपको ये सेशन समझ में आया हो। हिस्ट्री क्या है बेटा? हिस्ट्री एक कहानी ही तो है। जब तक आप इसको कहानी की तरह नहीं समझोगे तो कैसे समझ में आएगा? तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस, जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए आप अपनी जर्नी को जारी रखिए, हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।